सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। उससे पहले मैं बता दूं कि क्लास 11th के इकोनॉमिक्स में दो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, दो पार्ट पढ़ने हैं। पार्ट 1 है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो हम नेक्स्ट ईयर शायद कर पाएंगे। इस साल अभी हम सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ध्यान देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं अपने लेक्चर 1 में कि पूरे चैप्टर में हमारे टोटल क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पहला चीज हमें पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स हमारा इवॉल्व कैसे हुआ एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन। इकोनॉमिक्स आया तो आया कैसे ये सब्जेक्ट। फिर हमें पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स का नेचर, कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है, कि दोनों है, इस बारे में हम समझेंगे। फिर समझेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, मतलब कि हम इकोनॉमिक जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसको जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम दो तरीकों से करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस के तौर पर, नहीं तो इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस के तौर पर। फिर हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, जो कि एक माइक्रो लेवल पे मतलब स्मॉल लेवल पे जो हम पढ़ते हैं, एक हाउस होल्ड के लेवल पे जो पढ़ते हैं वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हम सिंगल पढ़ते हैं वो। और हम जब एग्रीगेट एज अ होल पढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, तो अभी आगे बढ़ते हैं। फिर है इकोनॉमी एंड इट्स टाइप्स। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे कि इकोनॉमी जो है वो क्या होता है। फिर उसके टाइप्स पढ़ेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और आजकल के आप सारी इकोनॉमी देखोगे तो वो तीसरे टाइप में आते हैं, क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है। फिर अगला हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। जो इकोनॉमी है उसमें मेन प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, क्या हमें डायलेमा आती है, हम उसके बारे में समझेंगे। और इसमें ये भी समझेंगे कि क्यों आती है। ठीक है। फिर इसका कई हद तक सॉल्यूशन करता है क्या, पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें। ठीक। फिर हम अगला पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मेरे हिसाब से हमको बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि ये काफी रियल लाइफ से रिलेटेबल होता है। मतलब कि अगर हम एक चीज को छोड़ रहे हैं किसी दूसरे बेस्ट चीज को पाने के लिए, तो जो चीज हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव था मेरा, जिसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसका कॉस्ट क्या होगा। और फिर हम लोग पढ़ेंगे एमओसी, पर एमओसी हम थोड़ा पहले ही पढ़ लेंगे। मेरा कोशिश ये रहेगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पहले पढ़ा दें, क्योंकि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का जब शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें एमओसी का बहुत अच्छा रोल है, मतलब बहुत अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है। तो आइए अपने नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं अपना पहला टॉपिक, कि जो इकोनॉमिक्स है, ये जो सब्जेक्ट, ये इवॉल्व कैसे हुआ। तो पहले 1700, हाँ ऐसे कह सकते हैं, 1700 के पहले तक क्या होता था कि जो इकोनॉमिक्स था वो एक पार्ट था किसका, पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें बोला जाता था कि स्टेट जो है वो वेल्थ जनरेट करेगी टैक्सेशन के थ्रू, या ये सब अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा है उसमें भी ये चीज अवेलेबल है कि स्टेट जनरेट करेगी वेल्थ, टैक्सेशन के थ्रू जनरेट करेगी, स्पेंड करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इस तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफाइन नहीं किया गया था, उसको एज अ पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट रखा गया था कि राज व्यवस्था कैसे चलेगी, उसी में एक पार्ट था। बट 1776 में
आइकॉन एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो कि हमारे क्या कहलाते हैं, कहा गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। 1776 में एडम स्मिथ एक बुक लिखे थे, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। वैसे आपको लगा होगा बुक का नाम बहुत बड़ा है भी टाइटल, और बुक भी बहुत मोटा है वैसे, बट बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें ये इकोनॉमिक्स को फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में कोई आदमी था जो इसको प्रॉपर डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? प्रॉपर, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, मतलब कि वो हम जो इकोनॉमिक्स है वो जो हमारा धन है, हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा वेल्थ है, उसी का साइंस है, उसका सिस्टमैटिक स्टडी वेल्थ का जो करता है वो इकोनॉमिक्स है। तो उसको पहली बार क्या हुआ, सेग्रीगेट हुआ किससे? पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स। तो इसमें ये बताया। फिर इन्होंने बताया कि मनी जो है वो हब है, वो सेंटर है जिसके अराउंड ह्यूमन एक्टिविटीज चलते रहती है। इसका मतलब है कि जैसे हम जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे गन्ने का कोई आपको जैसे रॉ एक शुगर केन है, अब उसके जूस आपको दिया जाता है मशीनरी के थ्रू, फिर आप उसको 10 या 20 जो भी रुपीस आप देते हो, क्यों देते हो? क्योंकि उसको वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, या उसका प्राइस है उस गुड्स का। वो जो जूस है, उस शुगर केन जूस है, उसका प्राइस है। तो इसलिए आप क्या करते हो, आप उसको देते हो। तो क्या होता है, वो किस लिए करता है? मनी के लिए करता है, और मनी के अराउंड ह्यूमन एक्टिविटीज रिवॉल्व हुई। आया समझ में? ठीक। अब आप जानते हैं मोदी जी हो कि एडम स्मिथ हो, एल्फ्रेड मार्शल हो, या कोई भी बड़ा से बड़ा पर्सनालिटी हो, हमें केमिस्ट्री में कई बड़े बड़े नाम देखे, उनके भी ड्रॉबैक्स थ्योरी के निकल गए। तो स्वाभाविक सी बात है, इनके भी तो क्रिटिसिज्म है, होना ही है और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे और जिस चीज का हम डिबेट कर रहे हैं वो और बढ़िया से निकलता है। इसका हम डिस्कस करेंगे आपको किस में? पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर का 3 और 4 में ये आएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो समझेंगे। इनका क्रिटिसिज्म ये हुआ कि इनको बोला गया कि आप सिर्फ वेल्थ पे बहुत इंफोसिस दे रहे हैं, आपको तो ह्यूमन वेलफेयर से मतलब ही नहीं है। जैसे कि हम क्यों पढ़ते हैं? हम जब पढ़ते हैं, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब आप ये तो कहेंगे ही कि पैसे कमाने के लिए, बट ठीक है, वो तो एक पर्सपेक्टिव है ही, बट साथ ही साथ क्यों? कि लोगों का भलाई हो। क्योंकि जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? कि लोगों का जीवन आसान हो। ठीक है, हम इसीलिए उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, और वो सब्जेक्ट एग्जिस्ट भी इसीलिए करते हैं। फिर उन्होंने बहुत इंफोसिस दिया एक इकोनॉमिक मैन पे। उन्होंने बस एज्यूम किया कि एक इकोनॉमिक मैन है जो कि एक जो वेल्थ को एक्वायर कर रहा है अपने स्कार्स मीन्स से। ठीक है, तो ये सब क्रिटिसिज्म एडम स्मिथ का हुआ। उन्होंने जो अप्रोच दिया, कौन सा अप्रोच? वेल्थ अप्रोच। ठीक है, अब दूसरा अप्रोच पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स से, जो कि है वेलफेयर अप्रोच। क्या है? वेलफेयर अप्रोच। अभी किसने दिया इसे? एल्फ्रेड मार्शल ने दिया। अब इकोनॉमिक्स को उन्होंने भी डिफाइन किया, क्योंकि एल्फ्रेड मार्शल जो थे वो 1990 में एक बुक पब्लिश होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें वो एक नए तरीके से क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर थ्रू विच दे मेक डायरेक्ट अर्निंग एंड अटेन मटेरियल वेलबींग। अब चलिए मतलब समझते हैं। इसका मतलब कि इकोनॉमिक्स जो है वो क्या है? साइंस है। किस चीज का? क्या करता है वो? स्टडी करता है नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर का।
मतलब कि अब कोई ड्रंकेड पर्सन है, कोई मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है, उस बारे में इकोनॉमिक्स नहीं करेगा आपका उनका स्टडी, वो नॉर्मल इकोनॉमिक बिहेवियर का करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कंज्यूमर दाम बढ़ने पे ज्यादा क्यों खरीद रहा है, सॉरी दाम बढ़ने पे नहीं, दाम घटने पे ज्यादा क्यों खरीद रहा है, दाम बढ़ने पे कम क्यों खरीद रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, ये पैटर्न को समझता है, उससे इंटरप्रेट करता है, इसीलिए बोलते स्टडी करता है नॉर्मल इकोनॉमिक बिहेवियर को, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अर्निंग करते हैं, क्यों अर्निंग करते हैं, जिससे उन्हें मटेरियल वेलबींग मिल पाए, मतलब गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, समझ गए ना, ये सब चीजें। और इसी के साथ मार्शल जी ने क्या रखा, नींव रखा, किसका, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। ऐसे भी उन्होंने कहा था कि इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, तो उसका भी यही मतलब, ये जो डेफिनेशन बताया उसी के आसपास का मतलब निकलता है। तो उन्होंने क्या किया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स से एक नया डेफिनेशन दिया, सॉरी वेलफेयर इकोनॉमिक्स नाम का एक नया कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन दिया। अब वैसे ही इनका भी क्रिटिसिज्म हुआ। क्या क्रिटिसिज्म हुआ ये क्रिटिसिज्म हुआ कि उन्होंने नैरो डाउन कर दिया सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स को। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो इकोनॉमिक्स वेल्थ का भी स्टडी करता है, दूसरी तरफ वेलफेयर का, तो इन्हीं दोनों में ही रह गए वो, और वो चीज का बताया नहीं। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि वो ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड है, ह्यूमन वेलफेयर करना उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, बट लोगों का कहना था कि जबकि ये एक साइंस है तो इसका तो कोई ह्यूमन वेलफेयर से मतलब ही नहीं है। और फिर तीसरा क्रिटिसिज्म, वैसे तो कई क्रिटिसिज्म हुए बट ये भी एक क्रिटिसिज्म बहुत मेन है, क्योंकि यहाँ जैसे मैंने यहाँ बोला नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, ठीक है, बट जिन्होंने ये बेसिस ही नहीं दिया कि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर किसको कहते हैं, किस बेसिस पे वो बोल रहे हैं कि ये चीज नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है और ये एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, तो इस बारे में उन्होंने नहीं बताया। अब आते हैं बाकी जो दो अप्रोच हमारे बचते हैं, एक है हमारा स्कार्सिटी अप्रोच और दूसरा है हमारा मॉडर्न अप्रोच। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं जो बाकी दो अप्रोच बचे हैं, एक तो स्कार्सिटी अप्रोच और दूसरा मॉडर्न अप्रोच। तो आइए समझते हैं स्कार्सिटी अप्रोच। जो स्कार्सिटी अप्रोच है वो किसने दिया, एल रॉबिन्स या फिर लियोनेल रॉबिन्स भी इन्हें कहते हैं, जो एक बुक लिखे एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये इस बुक में ये एक नया डेफिनेशन दिए, एक स्कार्सिटी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स को डिफाइन किए। कब किए, इस बुक में किए, और सॉरी कब किए, 1932 में। और ये जो डेट है इस बुक को याद रखने के लिए और इसके डेट को याद रखने के लिए सबसे अच्छा चीज जानते क्या है, 1932 में आपको याद होगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, 9th क्लास हिस्ट्री, फिर उसमें हमने जो थोड़ा और जोर डालिए जर्मनी वाला जो पढ़ा था, फिर उसमें और जोर डालिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वाला जो स्थिति बना था, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद क्या हुआ था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो यही ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1932 में हुआ था। तो ये उसी समय ये बुक लिखे थे, ठीक है, लियोनेल रॉबिन्स। तो ये डिफाइन करते इकोनॉमिक्स को कि इकोनॉमिक्स जो है स्टडी है नॉर्मल बिहेवियर का, जिसके थ्रू हम स्कार्स रिसोर्सेस का यूज करते हैं, जिसका कई सारे यूजेस हैं। जो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें अपना सेटिस्फैक्शन, अपने वांट्स के सेटिस्फैक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, ठीक है, अब मेरे पास कई ऑप्शन है, हम राइस भी उगा सकते हैं, वीट भी उगा सकते हैं, हम पल्सेस भी उगा सकते हैं, वेजिटेबल भी उगा सकते हैं, हम फ्लावर का गार्डन भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि लैंड जो है क्या है, एक स्कार्स रिसोर्स है। स्कार्स रिसोर्स क्यों बोला,
किस रिलेशन में रिसोर्सेस को स्कार्स कहा जा रहा है? हमारे वांट्स के रिलेशन में, क्योंकि हमारा वांट्स तो अनलिमिटेड है। द गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, सब चाहिए। अगर हम स्कूल से जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं बस से, तो हमें जब जाम लगता है तो हमें लगता है यार ये हमारे पास ना ये स्कूटर होता अपना जिससे हम खुद से चले जाते। अब स्कूटर जब पंचर हो जाए तो हमें लगता है यार इससे अच्छा पैदल निकल जाते। पैदल निकलते हैं, पैर में दर्द करता है तो लगता है यार इससे अच्छा हेलीकॉप्टर से जाते हैं स्कूल। तो हमारे वांट्स कितने अनलिमिटेड हैं। उस हिसाब के रिलेशन से हमारा रिसोर्सेस को क्या बताया गया? स्कार्स बताया गया, मतलब कि लिमिटेड बताया गया। ठीक है, समझ गए? तो ये चीजें हैं। और इनका क्रिटिसिज्म एक ही था कि इन्होंने ह्यूमन वेलफेयर पे एकदम इग्नोर किया, उस बात पे एकदम ही बात नहीं की, इस बात पे एकदम बात नहीं की। उससे पहले मैं एक चीज भूल गया आपको बताना कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये 2 लैटिन वर्ड से बना है। 2 लैटिन वर्ड से बना है, इको और नोमस। इको का मतलब वेल्थ और नोमस का मतलब साइंस, वेल्थ का साइंस। बट ये एडम स्मिथ वाले समय आपको समझाना था उस लेक्चर में, बट मैं भूल गया था इसलिए। ठीक है, अब आइए अगला अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, ये अप्रोच हम अब तक भी फॉलो करते आ रहे हैं और इसे दिया पीए सैमुअल्सन ने, मतलब पॉल एंथनी सैमुअल्सन, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को एक नया डिफाइन किया। डिफाइन कुछ नहीं किया, एडम स्मिथ का लिया गया उनके द्वारा, फिर मार्शल जी का लिया गया, फिर रॉबिन्स जी का लिया गया, तीनों का मिला के और एक ग्रोथ ओरिएंटेड कह दिया गया और उसको मिलाए इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन एक परफेक्ट बना दी। बट भले ही उन्होंने मिलाया, कहा जाता है कि वो मिलाए, बट वही तो पहले इंसान थे जिन्होंने मिलाया और उसको एक परफेक्ट डेफिनेशन बनाया। सही है ना? अब मान लीजिए आपको ऐसे बताते हैं कि अब मान लीजिए एक बहुत अच्छे लोग हैं, एक लोग जो है वो तमिलनाडु में रहता है, एक बहुत अच्छा लोग है जो बिहार में रहता है, एक बहुत अच्छा लोग है जो झारखंड में रहता है। तो एक लीडर आया, एक पार्टी बनाया और तीनों आदमी को लिया, जिससे पार्टी और फ्लोरिश किया, क्योंकि उनको काम का भी एक्सपीरियंस था, उनके पास ऑनेस्टी भी था, उनके पास ईमानदारी था, सब चीज था। तो क्या हुआ इससे क्या हुआ कि वो परफेक्ट एक कॉम्बिनेशन बना, एक परफेक्ट इकोनॉमिक्स का क्या बना? डेफिनेशन बना। और इनका बुक था फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, जो कि 1947 में लिखा गया था। अब ये तो आपको पता ही होगा, हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1947 में हुआ था। ठीक है, और ये भी कहते हैं कि ये इनका जो डेफिनेशन था, ये जो दिए सॉरी माफ करिए, ये जो डेफिनेशन इन लोगों ने बोला कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। ये देखिए यहाँ मार्शल जी का आ गया। ठीक है, फिर बोले कि जिसके थ्रू वो एम्प्लॉय करता है क्या? स्कार्स रिसोर्सेज, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको एक्वायर करता है, उससे वो अपना क्या करता है? अपना एक्टिविटीज को करता है। क्या, किस वजह से करता है? गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। और कैसा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए? जिसका मनी वैल्यू हो, अब मनी वैल्यू हो और साथ में उसका जस्टिसेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के चैप्टर 4 में सोशल जस्टिस में इसे हम बहुत अच्छे से इलैबोरेटिव तरीके से समझेंगे और इधर भी समझेंगे। मतलब जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन हो। और यहीं से एक्सक्यूज मी, यहीं से आता है किसका? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में एक क्या है आपका? फॉर हुम टू प्रोड्यूस है। तो वो प्रॉब्लम जो आता है ना, तो उसका जो रूट कॉज है वो यहीं से आता है, यही इसी के वजह से आता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने समझा कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व किया। हमने वेल्थ अप्रोच समझा एडम स्मिथ का, फिर हमने समझा वेलफेयर अप्रोच एल्फ्रेड मार्शल का, फिर हमने समझा स्कार्सिटी अप्रोच एल रॉबिन्स का, और फिर हमने आखिर में समझा मॉडर्न अप्रोच पीए सैमुअल्सन का, जिसमें हमने अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स को एक ग्रोथ ओरिएंटेड साइंस के तौर पे देखा। एक्सक्यूज मी। इसी के साथ आज का जो हम लेक्चर है, जो वीडियो है,
यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसीलिए इसी के साथ अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये भी बताइएगा कमेंट्स में कि मेरा टीचिंग आपको कैसा लगा। आप अपना रिव्यू कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।